अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब 12 वेव्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स की इस्लाहात और पैरामीटर्स है। तो वेव को आपने डिस्कस किया, उसमें मैकेनिकल वेव को भी डिस्कस किया और मैकेनिकल वेव्स की इकसाम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी डिस्कस किया। अब उसी में से जो है ना वो कुछ इसकी इस्लाहात यानी कि पैरामीटर्स हैं जिनमें उनको डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसा कि क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, कंप्रेशन क्या है, रियरफेक्शन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेव फ्रंट क्या है, ये सारी डेफिनेशन आ जाती हैं। ठीक है, ये आप लोग पीछे टॉपिक में भी डिस्कस किया है। अगर वहाँ फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें आप डिस्कस करके इसको क्लियर कर सकते हैं जी। शक्ल 12.8 में एक ट्रांसवर्स वेव दिखाई गई है। ये आप देख लें कि ये एक ट्रांसवर्स वेव जो है ना वो आपको दिखाई गई है। अच्छा, जिस पर क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के निशानदेही की गई है। इनकी अहम इस्लाहात की तारीफ़ें दर्ज झैल हैं। अब सबसे पहले है जी क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट क्या है कि जो ट्रांसवर्स वेव, कुछ डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव में आएंगी, कुछ डेफिनेशन जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आएंगी। तो क्रस्ट जो है ये ट्रांसवर्स वेव का जो हाईएस्ट पार्ट यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है जी? क्रस्ट का नाम दिया जाता है। क्लियर? क्रस्ट ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा होता है जो वस्ती पोजीशन से ऊपर होता है। वस्ती पोजीशन इसकी क्या बनती है कि ये वाला पॉइंट इसकी वस्ती पोजीशन होगा, ये वाला पॉइंट इसकी वस्ती पोजीशन होगा, ये वाला पॉइंट इसकी वस्ती पोजीशन होगा। ठीक है, वस्ती पोजीशन से जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या होगा? क्रस्ट होगा। ये वेव का सबसे बुलंद नुक्ता होता है। ऐसे समझ लें कि ये वाला पॉइंट क्रस्ट होगा, ये वाला पॉइंट क्रस्ट होगा, ये भी क्रस्ट होगा। क्लियर हो गया क्रस्ट। आगे है जी ट्रफ। ट्रफ ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा है जो वस्ती पोजीशन से नीचे होता है। ये वेव का सबसे निचला हिस्सा होता है। वस्ती पोजीशन ये है, इससे नीचे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वेव का ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा? ट्रफ होगा। अब ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ? क्रस्ट और ट्रफ के बिटवीन क्या फ़र्क है? ठीक है, तो वेव का ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ। ओके जी। नेक्स्ट है कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन। अब कंप्रेशन रियरफेक्शन जो है ना ये बनती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े होंगे, वो हिस्सा कंप्रेशन होगा। और जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्पेस में होंगे, ज़्यादा वक्फे में होंगे, वो पार्ट इसका रियरफेक्शन होगा। ओके जी। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा है जहां मीडियम के पार्टिकल आपस में बहुत करीब होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसके बायस ज़्यादा प्रेशर पैदा होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है? कंप्रेशन। और रियरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा है जहां पार्टिकल फैलकर दूर हो जाते हैं। ओके जी, यहाँ पर जो है ना वो प्रेशर कम होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्रेशन और रियरफेक्शन में क्या फ़र्क है? तो कंप्रेशन और रियरफेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आ जाता है ट्रांसवर्स वेव में, यानी कि इसकी मेन पोजीशन से इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी ना, अब अगर देखा जाए तो ये इसकी मेन पोजीशन बनती है ये वाली, तो ये इसकी जो हाइट है ना, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड का। ओके जी। रियरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एम्पलीट्यूड वेव के किसी भी पॉइंट का इसके असल मकाम से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट, वो क्या होगी? उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड इस वेव की एनर्जी की मिकदार को जाहिर करता है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब ज़्यादा एनर्जी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की डेफिनेशन जो है ना वो आप 4 मेथड से कर सकते हैं। क्रस्ट और ट्रफ के लिहाज से भी कर सकते हैं, कंप्रेशन और रियरफेक्शन के भी लिहाज से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 मुसलसल क्रस्ट या 2 मुसलसल ट्रफ के दरमियान फासला क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। सेम उसी तरह 2 मुसलसल कंप्रेशन या 2 मुसलसल रियरफेक्शन के दरमियान जो फासला है उसको क्या नाम दिया जाता है? वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ दो मुत्सिल वेव के एक जैसे हिस्सों के दरमियान फासले को कहते हैं। 2 मुत्सिल मेन कि या तो आप 2 क्रस्ट ले लें, या 2 ट्रफ ले लें, या 2 कंप्रेशन ले लें, या 2 रियरफेक्शन ले लें।
ठीक है। मसलन ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन से कंप्रेशन या रियरफेक्शन से रियरफेक्शन तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? मीटर है। वेवलेंथ एक तरह का फासला है वेव के दरमियान, और फासले का यूनिट मीटर है, तो लिहाजा वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर होगा। ओके जी। अब सिंपल अगर आप लोगों ने सादा अल्फाज में डेफिनेशन करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि दो मुसलसल क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान फासला जो है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। सिंपल, बस ये कर दें। अच्छा जी, आगे है फ्रीक्वेंसी। किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेशन मोशन करते हुए जिस्म की एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ पर देखें जी, वेव एक सेकंड में ये जितनी वेव प्रोड्यूस होंगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव है, ये एक वेव है, तो उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ कि इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज मीन HZ। अगर वो 5 वेव पास हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। ठीक है। 1 हर्ट्ज जो है वो 1 वेव फी सेकंड, अगर एक सेकंड में एक वेव पास हो उस पॉइंट से तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज होगी। और फ्रीक्वेंसी को F से जाहिर किया जाता है, इसका यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज को HZ से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। अच्छा जी, किसी मुकर्रर सेकंड में एक वेव के गुजरने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये एक पॉइंट अगर लेट कर लें इस पॉइंट को, तो एक सेकंड में यहाँ से जितनी एक वेव को इस पॉइंट से गुजरने में जितना टाइम लगेगा ना, वो इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है। एक वेव को गुजरने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होगा। किसी मुकर्रर पॉइंट से एक वेव के गुजरने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इसे T से जाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड का सेकंड यूनिट है, तो टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो लिहाजा टाइम पीरियड का यूनिट भी क्या होगा? सेकंड होगा। ये फ्रीक्वेंसी का उलट यानी कि इन्वर्स होता है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो आपने टाइम फाइंड करना है, तो F को 1 पे डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी को, तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा। ओके जी। और इसकी इकाई सेकंड है, यानी कि इसका जो यूनिट है वो सेकंड होगा। आगे है जी वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या है जी? वेव फ्रंट एक ख्याली यानी कि इमेजिनरी सतह होती है। यानी कि वेव फ्रंट वो सतह होगी जहां पर वेव के पॉइंट वाइब्रेटरी फेज में होंगे। ठीक है। इसके जो तमाम पॉइंट हैं वो एक ही वाइब्रेटरी फेज में होंगे, तो उस सतह को क्या नाम दिया जाएगा? वेव फ्रंट का नाम दिया जाएगा। ओके। वेव फ्रंट एक ख्याली सतह होती है जिस पर मौजूद तमाम पॉइंट्स एक ही वाइब्रेटरी फेज में होते हैं, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट और हरकत की सिमत एक जैसी होती है। जिस पॉइंट पे जो है ना इसकी वेव का डिस्प्लेसमेंट और इसकी सिमत एक जैसी हो, उसको नाम दिया जाता है, उस सतह को नाम दिया जाता है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट इस वेव के आगे बढ़ते हुए किनारे को जाहिर करती है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक ये डेफिनेशन आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो गई। आगे है जी वेव की स्पीड। ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि वेव की स्पीड जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा जी, आगे उसने एक टॉपिक दिया है वो है वेव की स्पीड। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो अक्सर पूछ लेता है कि वेव की स्पीड या वेव मुसावात लिखें। ठीक है। या फिर वो ये पूछ लेता है कि v इज इक्वल टू, साबित करें कि v जो है वो इक्वल है f लैम्डा के। ओके जी। अब वो स्पीड जिससे वेव किसी मीडियम में सफ़र करती है उसको क्या नाम दिया जाता है? वेव स्पीड का नाम दिया जाता है। अब वेव स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या है जी? स्पीड का फासला ओवर वक्त है। ठीक है। तो स्पीड को शो करते हैं v से, फासले को s से लिखा जाता है और वक्त को t से लिखा जाता है। ओके जी। अब जब आपका ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है t, ये अगर टाइम पीरियड को अप्रोच कर जाए यानी कि बड़े टाइम पीरियड, तो उस टाइम ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वेव लेंथ के इक्वल आ जाता है। ठीक है। जब टाइम जो है वो वेव के टाइम पीरियड के इक्वल आ जाए, तो उस टाइम ये जो डिस्टेंस होता है ये किसके होता है? वेव की वेव लेंथ के इक्वल होता है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये v किसके इक्वल है? v अपनी जगह पे रहेगा, s किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। और ये जो स्मॉल t है ये किसके इक्वल है? ये
ग्रेटर टी के इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, तो यहाँ से आप v को बाहर निकाल लें, ये जो 1/t है इसको बाहर निकाल लें और लैम्डा को आप इधर लिख लें। अब 1/t आपने यहाँ पर पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी किसके, सॉरी टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 1/f। तो अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो ये t इधर आ जाएगा, f इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/t। ठीक है, तो ये 1/t किसके इक्वल है, f के इक्वल है, और ये इसकी वेव लेंथ आ गई। ये प्रूव हो गया कि v जो है वो इक्वल है f लैम्डा के। आप ये जो सारी कैलकुलेशन है यहाँ से रिमूव करके आप जस्ट ये ऐड कर दें तो आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये बताना है एंड पे कि v क्या चीज़ है, f क्या चीज़ है और लैम्डा क्या चीज़ है। लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है, और वेव लेंथ किस में होगी, मीटर में। f जो है वो वेव की फ्रीक्वेंसी है और वो किस में होगी, हर्ट्ज में होगी। ठीक है, और उसके बाद v जो है वो वेव की स्पीड है, और स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर जी। अच्छा जी, अब वो एक्सरसाइज में जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं कि वेव लेंथ से क्या मुराद है और फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। तो वेव लेंथ की डेफिनेशन आपके पास ये बन गई, ये वेवलेंथ की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ गई। तो इस टॉपिक में से उसने 2 शॉर्ट पूछे हैं, बाकी वो खुद से ये भी बना सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।